मैं इमरान खान का ना इमरान टाइगर भी रहा हूँ। मैं उसके लिए फंड्स इकट्ठे करता रहा हूँ, फिर उनका दिमाग पॉल्यूटेड होता गया। साल की तनख्वाह इतनी नहीं होती जितने कि हम कपड़े पहन लेते हैं। अगर हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने ऊपर स्पेंडिंग कम करनी होगी और लोगों पे स्पेंडिंग ज़्यादा करनी होगी। हम अपनी कमाई का 50% अपने लोगों पे लगाते हैं। एक ऐसा नौजवान जो अभी 18 साल का नहीं हुआ था, उसको जेल में डाला गया। देखें, बेटी हो तो मरियम नवाज जैसी हो, जो अपने बाप के साथ खड़ी हो गई। और जब वो लंदन में थी तो उसको पता था कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वो अपने बाप के साथ वापस आई। यूथ इनिशिएटिव्स वाए PMLN के किसी ने लिए ही नहीं है। हमारा आज एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो सिर्फ हवाई हो। पिछला साल जो गुजरा है 100 बिलियन उसमें बच्चे बच्चियों को दिया। इस साल हम उसको 150 बिलियन से ऊपर लेकर जा रहे हैं। 29 साल बाद एक इवेंट आया और 5 दिन में हमारी जो है वो टीम बाहर थी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि मेरिट के ऊपर काम करें। बेहतरीन बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका रोजा कैसा गुजरा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, शुरू करते हैं आपकी सियासत से, फिर आएंगे आपकी जाती जिंदगी पर। ये बताएं कि वकालत आपका पेशा थी, सियासत में कैसे लैंड किया? वकालत और सियासत का चूली दामन का साथ है। मेरे वालिद साहब भी लॉयर थे और वो बाहर की पॉलिटिक्स भी करते थे, वो मुल्की पॉलिटिक्स भी करते थे। और जब PNA बनी थी तो उसके वो लीगल कमेटी के हेड थे और Alright. फिर मुस्लिम लीग के 70s में वो सेक्रेटरी पंजाब भी रहे। तो सही। मतलब एक समझ कि घुटी में बड़ी हुई है। तो आपने बचपन से सोचा था कि बड़े होके मैंने जो है वो सियासत ही कर दी? नहीं, मतलब ऐसा नहीं। वो सारी उम्र बड़ी इंडिपेंडेंट सोच के साथ रहा हूँ। इंसिडेंटली मेरे दादा भी जो है वो कपूरथला लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे बिफोर पार्टीशन। राइट। तो बस जो हालात बने और जिस तरह के वाकयात बने वो सियासत में लेकर आ गई। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि 4 दफा आप मुसलसल मुंतखब हुए। इसके पीछे राज क्या था? इसके पीछे राज एक तो पार्टी, मैं समझता हूँ कि आप अपनी पार्टी से लॉयल रहें, किसी भी पार्टी में हो लॉयल रहें। ये जो बार बार पार्टियां चेंज करना है ये ना लोग पसंद करते हैं, और दूसरी इलाके के लोगों की खिदमत, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो जितनी खिदमत कर सकते हैं करें। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये जो इलेक्शंस में जीता, इसका कोई, मुझे लोग कहते हैं मैं बड़ी प्लानिंग करता हूँ, कोई प्लानिंग नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की दुआएं हैं, लोगों के साथ जो एक लिंक रखा हुआ है, और उसका अल्लाह ताला हल देता है। ये क्वेश्चन था कि क्या हिकमत अमली थी जीतने की वो आपने बता दिया कि ये लोगों की दुआएं हैं। लोगों की अच्छा, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं आप, यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये आपका बाय चॉइस था या आपको एक ड्यूटी दी गई और आपने कहा बस ये अब ड्यूटी दे दी गई है तो मैंने इसे पूरा करना है? क्या सीन था? मैं 2006 में जब अपोजिशन में थे हम लोग और असेंबली में थे, तो एक यूथ के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया था जमात की तरफ से, उसको भी मैं हेड करता था। फिर जब 2008 में मैं डिप्टी स्पीकर बना, तो मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि डिप्टी स्पीकर होते हुए मेरे पास 4 मिनिस्ट्रीज को मैं देखता था, जिसमें यूथ थी, टूरिज्म थी, स्पोर्ट्स थी और आर्कियोलॉजी थी। तो राइट। यूथ के ऊपर मैं 2006 से काम कर रहा हूँ। फिर जब 2013 में मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना तो तब भी ये 4 डिपार्टमेंट्स मेरे साथ ही रहे, और यूथ के ऊपर हमने बड़ा काम किया, यूथ इनिशिएटिव्स पे बड़ा काम किया। पहली पाकिस्तान की यूथ पॉलिसी जो है, पंजाब यूथ पॉलिसी, बिल्कुल। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसका लॉन्च किया। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे यूथ के, उनके मुताबिक हमने उन देखते हुए लैपटॉप्स, ये स्कॉलरशिप्स, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स, दानिश स्कूल्स, मतलब आप समझें कि एक पूरी मूवमेंट थी जो यूथ एम्पावरमेंट की, पॉजिटिव यूथ एंगेजमेंट की, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पाकिस्तान की पहली टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी पंजाब तेंजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नंबर ऑफ इनिशिएटिव, सारी उम्र काम ही यूथ पे किया। तो जब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो ये वाला इलेक्शन 2024 का, ये जो शोर मचाते हैं फॉर्म 47 और फॉर्म 45, मुझको हरवाया गया। मेरे पास जो रिजल्ट है मैं जीता हुआ हूँ, मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी मेरा केस है, और इंशाल्लाह जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन शहबाज साहब ने मुझे कहा कि आप यूथ पे सारी उम्र काम करते रहें, और पाकिस्तान की इस वक्त 62% से ज़्यादा यूथ की जो है पॉपुलेशन है, एग्जैक्टली। हमने इनके लिए काम करना है, तो आप मेरे साथ इस्लामाबाद आएँ। दैट इज़ द स्टोरी।
वहाँ से मैं उनके साथ आया, उनके ओथ में हम शरीक हुए और उसके बाद मैंने चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम काम शुरू किया एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम हर आने वाले दिन के साथ यूथ के लिए नया से नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल आप प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, लेकिन पहले आपने एज ए प्रोविजनल लेवल पे काम किया, अब आप फेडरल लेवल पे बैठे हैं। आपको लगता है कि सारे सूबे जो हैं वो इक्वली काम कर रहे हैं और आप कितना उनको जो है अपनी तरफ से फोर्स कर सकते हैं? देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद यूथ और स्पोर्ट्स खास तौर पे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन भी डिवॉल्व सब्जेक्ट है। तो अब उतना ज़्यादा स्कोप जो आप कहें ना उस तरह रह नहीं गया हुआ, लेकिन अगर आप करना चाहें तो स्काई इज़ द लिमिट। ठीक हमने है। तमाम सूबों को इंगेज किया है। हम इस वक्त नेशनल यूथ पॉलिसी जो है, यूथ एंड एडोलेसेंस पॉलिसी, उस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ एंड एडोलेसेंस पॉलिसी जिसमें हम तमाम सूबों को इकट्ठा करके, हमारा अगला ये है स्टेप कि हम पाकिस्तान की 25 बड़े ये शहरों में जा रहे हैं। ठीक है। उसके साथ हम जो है डिविजनल वाइज जो है ये यूथ के ऊपर सेमिनार्स करने जा रहे हैं पॉलिसी के ऊपर, और पाकिस्तान की तमाम सूबाई असम्बलियाँ बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर असम्बलीज़ में भी जा रहे हैं। और हम जो यूथ का एजेंडा है उसको हम एक यूनिफाइड एजेंडा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे ही पाकिस्तान ने आगे तरक्की करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। इस यूथ को एम्पावर करेंगे, इस यूथ के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और तमाम सूबों को लेकर काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, आपको क्या लगता है कि बेस्ट इनिशिएटिव क्या रहा आपका? तो इन 10 माह के अंदर मैं ये समझता हूँ कि हम देखें, पाकिस्तान 1948 के अंदर हुँ। कॉमनवेल्थ जो है उसका क़याम हुआ। पाकिस्तान 8 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक मेंबर था। लेकिन आज के दिन तक पिछले साल तक पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ की जो यूथ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स है, इन 56 मुल्कों के अंदर से आज तक चेयरपर्सनशिप नहीं मिली थी। ओके। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने वो जो दरवाजे खोले, आज पाकिस्तान कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स का चेयरपर्सन भी है, और ज़बरदस्त। उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस जो है, जो एशिया की कंट्रीज़ की जो यूथ सेक्रेटेरिएट है, वो ज़बरदस्त। पाकिस्तान को मिला। हुँ। उसका क़याम अमल में आया। आज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए हमने इन 56 मुल्कों के दरवाजे खोल दिए हैं। राइट। आज ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ को साथ लाके हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हम यूथ के लिए एजुकेशन से लेके, स्कॉलरशिप्स से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, ट्रेड से लेके, बिजनेस से लेके, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के लिंकेजेस डेवलप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ काम तो अल्लाह का फजल है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह हमने फिर नेशनल यूथ काउंसिल, मतलब एक 100 बच्चे और बच्चियां पूरे पाकिस्तान से एक प्रोसेस के ज़रिए आए, और इसके अंदर चूंकि आप स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए काम करती हैं, तो स्पेशली एबल्ड को भी रखा हमने यहाँ पर। जो है 100 बच्चे बच्चियों में 40 रेशो रखी थी, 49 लड़के 49 लड़कियां, और 2 जो हैं ट्रांसजेंडर्स। तो इस तरह करके 100 ये, और 13 पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में बैठा हुँ। है, उनमें से बेहतरीन बच्चे बच्चियां जो हैं। तो अब ये जो नेशनल यूथ काउंसिल बनी है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो है ये यूथ एडवाइजरी बोर्ड बन गया है। ओके। और आपको ये सुन के और आपके ज़रिए कौम को मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अगला बजट जो आ रहा है वो ये नेशनल यूथ काउंसिल के बच्चे बच्चियां तमाम पाकिस्तान के बच्चों के साथ मशावरत करके वो अब हमें बताएंगे कि आगे बजट में यूथ के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट के हवाले से क्या होना ज़बरदस्त। चाहिए, एंटरटेनमेंट के, स्पोर्ट्स के हवाले से क्या होना चाहिए। तो ये हमने इख्तियार नौजवानों को दे दिया है। सही। स्पोर्ट्स की आपने बात की और नौजवान आजकल जो है ना बड़े दुखी हैं। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद एक इवेंट आया और 5 दिन में हमारी जो है वो टीम बाहर थी। इस सारे को किस तरह आप देखते हैं? आपका क्या स्टैंस है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे प्लेयर्स की होनी चाहिए ना, ये खाली क्रिकेट की बात ना करें, हर स्पोर्ट्स को उठा के देख लें, हमारे लड़के लड़कियों में बेतहाशा टैलेंट है। इतने बुरे हालात में किसी को छोटा सा भी मौका मिलता है तो वो एक्सेल कर जाता है। अरशद एग्ज़ैक्टली। नदीम उसकी मिसाल है। हुँ। हॉकी टीम, आई टेक प्राइड इन द फैक्ट के हॉकी टीम जब मैं आया तो 2 कैंप बने हुए थे, अज़लान शाह के अंदर टीम जानी थी। हुँ। तो हमने और कुछ नहीं किया, हमने एक टीम की
उनको बिठाकर समझाया, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब वो टीम गई तो पाकिस्तान 12 साल बाद अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचा। 12 साल बाद किसी भी फाइनल में इंटरनेशनल लेवल के पहुंचा। तो हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, कसूर हमारा है कि हम उनको उस तरह की फैसिलिटीज नहीं देते, हम मेरिट के ऊपर उनको आगे आने का मौका नहीं देते। तो क्रिकेट के अंदर भी मैं समझता हूँ कि मेरिट जो है उसकी बुनियाद पर मौका दें। वहां पर जो ग्रुपिंग्स होगी हुई हैं उन ग्रुपिंग को ख़त्म करके एक बहुत सख्त किस्म के फैसले करने होंगे। और आज हम जब हॉकी के ऊपर कर रहे हैं तो आज अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियन जो टीम है जर्मनी की, वो आज पाकिस्तान में मौजूद है। 20 साल बाद इस लेवल की कोई टीम पाकिस्तान आई है और इंशाल्लाह ताला एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मैचेस पाकिस्तान की कौम को देखने को मिलेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि मेरिट के ऊपर काम करें। बेहतरीन बच्चे मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल है नए पाकिस्तान को टैलेंट को सामने लाने की आने ज़रूरत टाइम है। आ गया। मेरिट का टाइम आ गया है। अच्छा सर, आपका एक इनिशिएटिव आने वाला है, प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब। उसके बारे में बताएं, वो क्या है, किस तरह काम करेगा? देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं थोड़ी-सी इसकी बैकग्राउंड में जाऊँगा। ज़रूर। आईएमएफ हमने 2016 में ख़त्म कर दिया था जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो आईएमएफ से हमने 2016 के अंदर आज़ादी हासिल कर ली थी। 2018 जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को एक गलत केस में नाअहल किया गया, फिर जो हुकूमत आई उसने आईएमएफ को दोबारा मुसल्लत किया कौम पे और इतनी सख्त शराइत के साथ किया कि वो शराइत ऐसी थी कि वो जो कहते हैं ना आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, वो हमें इतना मुश्किल वो मरहला था कि हमें, लेकिन वो अगर वो ना पूरी करते तो ना दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ होना था, ना बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स आनी थी। तो हमने जिस तरह वो मरहला अबूर की है, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक वक़्त आया था कि इंटरनल डिफ़ॉल्ट हम कर गए थे और हमने इंटरनल डिफ़ॉल्ट करके एक्सटर्नल डिफ़ॉल्ट को बचाया था। और जब दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया आईएमएफ की डील के बाद, तो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहे हैं और ये कोई भीख नहीं है, ये कोई लोन्स नहीं है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस डील्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि वहाँ से जो काम चला तो उसके अंदर मईशत की बेहतरी एक सबसे बड़ा काम है। दूसरा, नौजवानों को पॉज़िटिवली एंगेज करके उनको एक पॉज़िटिव प्लेटफ़ॉर्म देके उनकी ज़िंदगियाँ बनाना। तो उस पे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में इस वक़्त जो रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो पीछे जो कुछ होता रहा उसकी वजह से 8% से ऊपर है। जबकि दुनिया में एक नॉर्म है कि 4.2 टू 4.6% की अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसको वो समझा जाता है कि ये हर पूरी दुनिया में अमेरिका से लेके हर जगह पे। तो उसको चैलेंज को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक कमेटी बनाई है जो मेरी सरबराही में, जिसके अंदर तमाम महकमे, तमाम सूबे हम सबको एक पेज पे ला रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एक पेज पे ला रहे हैं और उनको हम डिजिटल यूथ हब जो है, ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल पोर्टल बन रहा है और राइट। दुनिया का वन ऑफ इट्स काइंड है जो एआई बेस्ड है। इसके ऊपर हमने मतलब दिन रात लगाया है और मैं अब आपसे आज ये एक तरह की समझ लें कि आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग है कि 24 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसका इफ्तिताह कर रहे हैं ज़बरदस्त। और इसके ऊपर हम ये समझते हैं कि हमने वो टारगेट्स अचीव करने हैं। एम्प्लॉयमेंट चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे पाकिस्तान से बाहर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने जब ये सारे मिसिंग लिंक्स को और डॉट्स को जोड़ना शुरू किया है तो आज मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस साल हम 12 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान से बाहर मुलाजमत दिलवाएंगे इज्जतमंदाना तरीके से और 6 से 8 लाख बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान के अंदर मुलाजमत दिलवाएंगे इज्जतमंदाना तरीके से। और हमारा टारगेट ये है कि हमने इसको टारगेट को 35 लाख सालाना तक लेके जाना है। तो हर साल पाकिस्तान में 35 से 38 लाख बच्चे और बच्चियां अगर हम इस डिजिटल यूथ हब से और वो इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं उनकी सरबराही में, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हर महीने इसको खुद लीड करूंगा, खुद बैठूंगा, तो ये 38 लाख बच्चे बच्चियां हर साल कंफर्म इज्जत के साथ बगैर सिफारिश के हम इनको मुलाजमतें दिलवाएंगे। ओके सर, ये तो हो गई एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो आ रहा है उसकी बात।
अभी जो पीएमवाईपी के प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर थोड़ी-सी तनकीद की जाती है कि इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। शायद ये कोई पॉलिटिकल टूल है आपका फ़ेम हासिल करने का। इसकी असल डेप्थ क्या है? देखें, अब कहने को तो हर कोई बहुत कुछ कहता है। यहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि यूथ इनिशिएटिव्स वाए पीएमएलएन के किसी ने लिए ही नहीं है। हम सुबह से शाम तक आपको बता सकते हैं कि हमने क्या-क्या किया और हमारे मुखालिफिन कोई 2 प्रोजेक्ट भी बता दें, तो मतलब बदकिस्मती ये है कि चूँकि वो 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की गई और काम दब गया और प्रोपेगेंडा चल गया। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने जब इस ऑफ़िस को जॉइन किया था, तो यहाँ पे जो स्टाफ था वो बहुत ही स्केलेटल स्ट्रक्चर था यहाँ पे। तो हमने आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे कुछ 60 के करीब लोग, बहुत ही ज़हीन बच्चे और बच्चियों को मेरिट के ऊपर लेकर आए हैं। हर प्रोजेक्ट के ऊपर हमने टीम बना दी है जो उस प्रोजेक्ट को देखती भी है, उसको लेके किस तरह चलना है। हमारा आज एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो सिर्फ़ हवाई हो। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस और एग्रीकल्चर लोन, हमने इस साल, पिछला साल जो गुज़रा है 100 बिलियन उसमें बच्चे-बच्चियों को दिया, उनके स्टार्टअप्स को, उनके बिज़नेसेस को और शफ़ाफ़ तरीन तरीके से। और उसके ज़रिए जो कॉटेज इंडस्ट्री की ग्रोथ हम देखते हैं, जो स्टार्टअप्स की ग्रोथ देखते हैं, जो फ्रीलांसर्स की ग्रोथ देखते हैं, उसका जो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर हम एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखते हैं और सबसे बढ़ के 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएशन देखते हैं। मतलब इस सिर्फ़ एक इनिशिएटिव से। इस साल हम उसको 150 बिलियन से ऊपर लेकर जा रहे हैं और हम उसके अंदर हम हर आने वाले साल में इज़ाफ़ा करके मिनिमम 4 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएशंस हुँ। सिर्फ़ इस एक इनिशिएटिव से। वो हम देखते हैं। हम अगेन नेशनल एक्सचेकर के अंदर एक पॉज़िटिव बूस्ट देखते हैं। हम स्टार्टअप्स की तादाद में इज़ाफ़ा देखते हैं, तो एक पूरा। और अब ये जो डिजिटल यूथ हब की बात की है ना, इसमें तमाम इनिशिएटिव्स, चाहे वो इनोवेशन अवार्ड है, अल्लाह के फ़ज़ल से हम नेशनल इनोवेशन अवार्ड और जो इन्क्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, उधर से जो स्टार्टअप्स निकल कर आ रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अब मिलियन डॉलर, वो बच्चे-बच्चियाँ जिनका कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती थी, इन प्रोजेक्ट से आज कोई सिलिकॉन वैली में बैठा है, कोई आज टॉप 10 जो कंपनीज़ हैं, उनके साथ मिलके कोलैबोरेशंस कर रहा है। तो मैं तो आपको सुबह से रात तक बता सकता हूँ कि हमने जो-जो काम किए, पूरा एक-एक का हम हिसाब भी रखते हैं, एंड उसका चेक जो एंड बैलेंस। इम्पैक्ट भी है, वो भी देखते हैं। और अब इस नेशनल जो हमारा डिजिटल यूथ हब बनने जा रहा है, इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट एनालिसिस एक थिंक टैंक जो इसके सारे देख रहा होगा, लेबर फोर्स सर्वे जो हर साल हो रहा होगा, तो हम अब डेटा ड्रिवन जो पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं। ज़बरदस्त। एक और छोटा-सा एतराज़ है कि इससे जो पीएमवाईपी जो है, उससे सारा फ़ायदा रूरल एरियाज़ के लोग नहीं उठा पा रहे। अर्बन एरियाज़ के लोग जो हैं वो सारा फ़ायदा ले जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो काम ही नहीं करना चाहती, जो पढ़ना भी नहीं चाहती और वो गाँव में है और उन तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचती। तो इस गैप को आप लोग किस तरह फ़िल कर रहे मेरा हैं? ख़्याल है हमारे पास आने से पहले आप हमारे मुखालिफिन से मिलकर आई हैं और उनका जो प्रोपेगेंडा है वो उठाकर लेकर आई हैं। उसकी रीज़न ये है, देखें, हमारे जो 4 ईज़ हैं ना, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एंगेजमेंट है, एनवायरनमेंट है। अब इनके नीचे जो है, हम जो, मतलब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम की बात की, हुँ, नेशनल इनोवेशन अवार्ड की बात की, इसी तरह हमारे जिम क्लब्स हैं, ग्रीन यूथ मूवमेंट के क्लब्स हैं जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में 67 में एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं। हमारा है कि 267 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अगले साल तक हमने हर जगह लेके चले जानी है। तो बिल्कुल यहाँ तक तो बात ठीक है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बड़े शहरों में भी हैं, हुँ, छोटे शहरों में भी हैं। तो वो हमारा जो दायरा-ए-कार है, वो हर जगह पे है। दूसरा, जो देही नौजवान, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन है। एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर भी हम बेतहाशा सपोर्ट देते हैं और उसके अंदर यंग फार्मर्स जो हैं, वो हमारे साथ अटैच हैं। और जो 2.5 लाख नौकरियों की बात कर रहा हूँ ना, आप हैरान होंगी कि उसमें मेजॉरिटी फार्मर्स के जो इनिशिएटिव्स हैं, उनके अंदर नौकरी हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और इनिशिएटिव जो नेफ्टैक के साथ मिलके हम ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं,
जी। इसमें ज़्यादा बच्चे-बच्चियाँ जो आते हैं, वो देही इलाकों की आती हैं। राइट। आप अगर वो पूरा उनका डेटा देखें, तो इसके अंदर 70% से ज़्यादा बच्चे-बच्चियाँ जो हैं, वो देही इलाकों से हैं। और अब हमने जो सिस्टम बनाया ना कि जो ट्रेनिंग लेगा, वो चाहे जीसीसी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, यहाँ पे इसके साथ-साथ चाइना, इसके साथ साउथ कोरिया, जापान, स्पेन, सर्बिया, बोस्निया, हमने जो अब लिंकेज बनाए हैं, तो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, तो इन बच्चे-बच्चियों को हमने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया और ये जो 12 लाख मिनिमम बच्चे-बच्चियाँ हम बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, अगेन इसमें 70% से ज़्यादा कंपोनेंट देही इलाकों के बच्चों का है। इसके अंदर जो ये लिंकेजेस बन रहे हैं, ये दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज़ के साथ बन रहे हैं। इनके फ्यूचर आप देखें हमारी रेमिटेंसेस में अब माशाल्लाह बहुत अच्छी इज़ाफ़ा नज़र जो आ रहा है, वो हमारी इन इंटरवेंशंस की वजह से है कि जो हम इस साल अब तक हम 8 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ बाहर भेज चुके हुए हैं। ज़बरदस्त। तो ये हम काम करते हैं, ढंढोरा नहीं पीटते, लेकिन अब आपके ज़रिए ढंढोरा भी पीटेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से ढंढोरा पीटना ज़रूरी है जी, क्योंकि फिर बिल्कुल। पता नहीं चलता आवाम को कि क्या काम हो रहा है। सर, इसकी सिलेक्शन कैसे होगी? किसकी? बाहर जो बच्चे-बच्चे आप लोग भेजेंगे जॉब्स देखें, के लिए? ये अब हो क्या रहा है, हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम जो बाहर से अब जो सिस्टम बना है वो डिमांड एंड सप्लाई का बन रहा है, ठीक है। कि बाहर से जो हमें डिमांड आ रही है, उसके ऊपर स्किल्स उसके देना। ऊपर हम स्किल्स की ट्रेनिंग्स देते हैं। हम अब इस दफ़ा एथिकल ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं कि आपने बाहर जाना है तो आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो आपके अच्छे काम की वजह से 10 लोगों के लिए दरवाज़ा और खुलेगा। अगर आप बुरा काम करेंगे तो 100 लोगों का दरवाज़ा बंद होगा। तो वो एथिकल ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, जिस तरह उम्रे हज पे जाने के लिए एक बुकलेट बनती है, इस वक़्त हम प्रोसेस में है कि एक बुकलेट बना के दे रहे हैं कि एक छोटे बच्चे को जिस तरह बताया जाता है कि वॉशरूम को इस्तेमाल करने से लेके, सफाई से लेके, आपको किस तरह का कंडक्ट रखना है, किस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान है, हम इनकी पूरी एथिकल सॉफ्ट ट्रेनिंग्स करा के इनको भेज रहे हैं और जो और फिर फॉरेन सर्टिफिकेशंस पहली दफ़ा हम लेकर आए हैं। जिस मुल्क में जाना है, उस मुल्क का जो सर्टिफिकेट है, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया है तो तकामुल को, जो सिटी एंड गिल्ड है उसका यूरोप के साथ हमने, तो वो सर्टिफिकेशंस हम यहीं पे करवाते हैं। और जो बच्चा-बच्ची जिस तरह ओ लेवल के एग्ज़ाम्स में कैम्ब्रिज लेता है, इसी तरह अब ये एग्ज़ाम्स वो कंट्रीज़ खुद कंडक्ट करती हैं, राइट। वर्क परमिट इश्यू करती हैं और तब ये बच्चे जाते हैं। सही। वर्क परमिट इश्यू करती हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा। देखें, माज़ी में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये लोग जो आता है ना कि वो जो किश्ती उल्ट गई और इतने हुँ। लोग जो हैं बेचारे मारे गए, ये वो लोग हैं जो ग्रे एरियाज़ से जाते हैं। बिल्कुल। ये जो गवर्नमेंट के थ्रू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बैठी हुई है, जब तक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एनओसी नहीं देती, किसी को वर्क परमिट इश्यू नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक सिस्टम हमने बना दिया हुआ है। ये लोग जो अल्लाह माफ़ करे जो जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो इस तरह करते हैं, अब हम बॉर्डर्स के ऊपर भी इस तरह का कर रहे हैं कि वो इस तरह क्रॉसिंग्स ना हो सकें, क्योंकि जो क्रॉस करता है तो उधर से भी अभी चंद दिन पहले जो बन्नू में हमले हुए हैं, जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं, तो हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर अब भी ज़ोर दे रहे हैं कि ना कोई इल्लीगली आ सके और ना जा सके। ठीक है। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है यूथ में, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इसको भी पीएमवाईपी देख रहा है? इसके अंदर हमारा ऑलरेडी इस पे हम काम कर रहे हैं। देखें, इसकी रीज़न क्या है कि जब आपको फ्रस्ट्रेशन हो, जब आपको ये लगे कि आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जब आपको पॉज़िटिवली एंगेज ना किया जाए, तो फिर नौजवानी के अंदर आपका खून इतना जोशीला होता है कि आप फिर रास्ते ढूँढते हैं कि किस तरह अपनी उस एनर्जी को किस तरह निकालें। तो सबसे बड़ा तो जो मैं चूँकि जब एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब था तो मैं उस कमेटी को भी हेड करता था, जो एंटी नारकोटिक्स और ये सारा, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो हमें एक पूरा पता है कि ये नेटवर्क किस तरह चलता है। सबसे पहले तो हम उस नेटवर्क को तोड़े हैं जिससे ये ड्रग्स हम तक पहुँचती जो हैं, सबसे ज़रूरी है। जो सबसे, और उसके अंदर जो कार्टेल्स बने हुए थे उन कार्टेल्स पे हाथ डाला जा रहा है। इसके अंदर बिल्कुल हम कोई किसी को कोई रिलीफ देने को, किसी की कोई सिफारिश नहीं, तो सबसे पहले तो उधर हाथ डाल रहे हैं। फिर हम अपने बच्चे और बच्चियों को पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, हर वो मीन्स एंड मैयर जिससे वो पॉजिटिवली एंगेज हो सकें। वॉलंटियरिज्म है, क्लाइमेट चेंज है,
तो मतलब हम इन तमाम चीज़ों पे अपने बच्चों को एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि जब वो एंगेज होंगे तो वो फिर इस तरह की वाइसेस से दूर रहेंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। सर एक चुभता हुआ और सवाल, बस ये आखिरी है। अब नौजवानों की बात करते हैं। नौजवानों को एक सबसे बड़ी शिकायत ये है मौरूसी सियासत पाकिस्तान में। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, ये जो 5th जनरेशन वॉर है ना, हुँ, ये पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, और जब कुछ और नहीं ना मिला, तो फिर मरूसियत का नारा लगा दिया गया। मेरा आपसे सवाल है कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं, हुँ, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर थे। जो बुश सीनियर, फिर बुश जूनियर, अब जेब बुश जो है वो गवर्नर भी रहे और वो भी अब कैंडिडेट हैं। तो ये तो हर जगह पर एक सिस्टम, इंडिया में गांधीज को अगर आप बिल्कुल, देखें, और मतलब आपको मैं बेतहाशा एग्जांपल जापान जैसे मुल्क के अंदर जो है, मतलब बाप, बेटी, उसका बेटा, तो ये तो अवाम का इख्तियार है। भई हुँ, आपका काम, आप कैंडिडेचर देते हैं, अवाम उसको कबूल करे, या ना ना करे। और मेरी बात सुने, मरूसियत की बात करते हैं, मैं बड़ी खुल के बात करूँगा कि मैं अपनी जमात की बात करूँ, तो हमज़ा शहबाज शरीफ 2099 में जब कू हुआ, जब तख्ता उल्टा गया और जब जलावतन किया गया, तो सबसे ज़्यादा बर्न्ट एक ऐसा नौजवान जो अभी 18 साल का नहीं हुआ था, उसको जेल में डाला गया। उसने जेल की सौबतें बर्दाश्त की। एक ऐसा नौजवान जो अभी बिल्कुल यंग था, उसके ऊपर केसेस बनाए गए। तो और उसने कुर्बानी दी। वो यहाँ पर मौजूद रह के वो सारा कुछ देखता रहा, तो उसको क्या राइट नहीं आगे आने का? मरियम नवाज़ जो सारा वक़्त अपने बाप, देखें बेटी हो तो मरियम नवाज़ जैसी हो, जो अपने बाप के साथ खड़ी हो गई। बाप को कमज़ोर करने के लिए बाप के सामने उसको हथकड़ियाँ लगाई गईं, उसके साथ जो-जो सलूक किया गया, उसको जिस तरह जेल में रखा गया, और जब वो लंदन में थी, तो उसको पता था कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वो अपने बाप के साथ वापस आई। तो सिर्फ़ इस वजह से कि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, या इस वजह से कि हमज़ा शहबाज शरीफ का बेटा है, जो उनकी कुर्बानी है, जो उनकी कनेक्टिविटी है अवाम के साथ, क्या आप उसको झुठला सकते हैं? उनका काम। उनका काम जो है, वो काम की बुनियाद पे वोट माँगते हैं। काम की बुनियाद पर वोट मिलेगा, तो वो आएँगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएँगे, सिंपल। सियासत में इतने अरसे से हैं, सबसे बड़ा चैलेंज कौन-सा था आज तक? मैं क्योंकि मेरे घर में सियासत थी, बाहर की भी पॉलिटिक्स थी, अवामी पॉलिटिक्स भी देखी सारी, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है ना डिस्कनेक्ट, वो ये है कि जिन लोगों की आप नुमाइंदगी करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने जब 2002 का पहला इलेक्शन लड़ा, तो मैं उससे पहले हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी था, और जिस तरह के हम लॉयर्स कपड़े पहनते हैं, या जिस तरह का हमारा होता है, और जिस तरह की गाड़ियाँ, तो मैं जब हल्के में गया तो मुझे फ्रैंकली शर्म आई कि जिन लोगों की हम नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी साल की तनख्वाह इतनी नहीं होती जितने के हम कपड़े पहन लेते हैं, तो मैंने फिर अपनी ड्रेसिंग को चेंज किया। मैं अवामी ड्रेस में आया, मैं हर वक़्त पैंट कोट में होता था, तो मैं फिर शलवार कमीज़, और मतलब अफ़ोर्डेबल जो ड्रेसेस हैं, और गाड़ी मैंने फिर कभी बड़ी नहीं रखी। हमेशा अच्छा, मैं छोटी गाड़ी पे फिरता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट। मैं लोगों के अंदर रहता हूँ, और इसमें मेरी मिसेज़ का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने उसको बिठा के कहा कि अगर हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने ऊपर स्पेंडिंग कम करनी होगी और लोगों पे स्पेंडिंग ज़्यादा करनी होगी जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं। तो आज ज़रूर। मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से हम अपनी कमाई का मोर देन 50% जो है, हम मतलब एक तो है ना कि जो आपको गवर्नमेंट के फंड्स मिलते हैं, जो सारा कुछ है, हम ज़िंदगियाँ बनाने के लिए अपनी कमाई का 50% अपने लोगों पे लगाते हैं, और हमें जो दुआएँ मिलती हैं, इतनी खुशी महसूस होती है। हुँ, इतना तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप सियासत को इबादत समझ के करें ना, हुँ। तो वो जो आपका पहला सवाल था ना कि 4 दफ़ा जीते किस तरह, मुझे खुद नहीं पता किस तरह जीते। हम लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों की दुआएँ लेते हैं। ये नहीं कि सारे ही देते हैं, मतलब क्योंकि आप हर एक के काम कर भी नहीं सकते। और नाजायज़ काम नहीं कर सकते। अल्लाह के फ़ज़ल से नाजायज़ ज़िंदगी में नहीं किया। हुँ, मैंने ज़िंदगी में, मैं हर जगह पे गली, चौक में खड़े होके एक ही नारा लगाता हूँ कि इतनी लंबी सियासी ज़िंदगी में कोई एक मरला, 1 इंच ज़मीन, कोई 1 पैसे का कोई मेरे पे कह दे, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं दुनिया में तो जवाबदेह हूँ ही हूँ, मैं सबसे बड़ा अपने अल्लाह की अदालत में जवाबदेह हूँ। तो मैंने हमेशा बहुत नियत से काम किया है।
दानिस्ता जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया, ना दानिस्तगी में कोई हुआ हो तो अल्लाह ताला उसकी माफ़ी दे। आपको क्या लगता है कि एक बेहतरीन सियासतदान बनने के लिए कौन-सी खसूसियात होना ज़रूरी है? ग्लोबली भी और पाकिस्तान में स्पेशली? आपकी ना अवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ होना ज़रूरी है। आपको इश्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। मैं आपसे ग्राउंड रियलिटीज़ ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनका पता होना चाहिए। मैं जब पहली दफ़ा असेंबली में आया, तो जिन लोगों का वोट लेकर हम असेंबली में आते हैं, तो पता चला कि असेंबली में तो उनका दाखिला ही बंद है। वो असेंबली में आ ही नहीं सकते। तो मैं उस वक़्त अपोज़िशन में था, तो मुझे ये बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने वहाँ पे करारदाद पेश की, मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई कि हमें असेंबली के दरवाज़े खोलने चाहिए, असेंबली के सेशंस ओपन होने चाहिए, पब्लिक देखे कि उनके नुमाइंदे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जब मैं डिप्टी स्पीकर बना, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करना शुरू किया, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, कि वो बच्चे-बच्चियाँ आएँ, अपने नुमाइंदों को देखें। ओपन डोर पॉलिसी की, तो आई आई टेक ज़बरदस्त। प्राइड इन द फैक्ट कि, और उसके अंदर अगली चीज़, मैंने देखा कि मैं सियासतदान जो वहाँ पर आते थे उनसे पूछता था कि आप यहाँ पे करने क्या आए हैं? तो 70% ये कहते थे कि बड़ा हमारा था, या हमारी फैमिली में से कोई था, या अपॉर्च्युनिटी मिली तो आ गए, लेकिन क्या विज़न है, क्या मिशन है, वो नहीं था। तो मैंने फिर असेंबली के अंदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किए। हमने अल्लाह के फ़ज़ल से लोगों को बताना शुरू किया कि सियासत के अंदर हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, हम किस तरह खिदमत कर सकते हैं, हम किस तरह लोगों के काम आ सकते हैं, और ये रिकॉर्ड की बातें हैं। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से अपनी पार्टी के अंदर मैंने पाकिस्तान की किसी भी जमात का पहला रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट बनाया। ज़बरदस्त। मैंने उसके अंदर जो है ज़बरदस्त किस्म के फ्रेश माइंड्स को लेकर आया, और वो खाली प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो उनके सॉल्यूशंस भी देते हैं। और जब ये मैंने 2019 में बनाया, आज 6 साल हो गए हैं उसको बने हुए, मैंने फिर जो हम रिसर्च करते थे, उसके ऊपर एक मैगज़ीन जो है वो होराइज़न के नाम से लेकर आया। अगर आप कैमरे में देखें तो ये पिछले 6 साल से ये मैगज़ीन आ रहा है, और इस मैगज़ीन से हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ऑनलाइन इसकी सब्सक्रिप्शन जो है 60, इसको हर महीने 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इसको देखते हैं। तो हम तो एक अपना काम कर रहे हैं, और दूसरा जो हम ये ट्रेनिंग्स कराते हैं अपने यंग पार्लियामेंटेरियंस की, आज पंजाब असेंबली और सूबाई असेंबली पंजाब, और वो जो वफाक के अंदर हमारी नेशनल असेंबली है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट का हिस्सा हैं, जो इस होराइज़न के अंदर लिखते भी हैं, इससे इस्तिफ़ाज़ा भी करते हैं, और अपने-अपने इलाकों में काम भी करते हैं। तो आज आई टेक इसके अंदर मुझे फ़ख्र है कि मैंने बाकायदा पढ़ा-लिखा काम करके, रिसर्च बेस्ड काम करके, लोगों को ये शऊर दिया कि अगर असेंबलियों में आना है, सियासत करनी है, तो किन-किन ग्राउंड्स पे करनी है, किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करना है, और अवाम की बेहतर खिदमत कैसे की जा सकती है। वैसे तो आपकी बातों से लग रहा है कि यू वर मेड फॉर सियासत, लेकिन अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? मैं मैं अल्लाह के फ़ज़ल से आई वाज़ द यंगेस्ट सेक्रेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार उस वक़्त, और मेरी बहुत जल्दी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी शोहरत पा ली थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। मेरे पास मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो अगर उधर ना होता तो एक अच्छा वकील होता। एक अच्छे वकील होते हैं। बल्कि मैं आपको एक चीज़ शेयर भी करूँ कि प्लीज़। मेरी फैमिली का एक बड़ा मुनफ़रिद सा रिकॉर्ड है कि मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहे। फिर मैं सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहा। फिर मुझसे छोटे राना असदुल्लाह वो सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहे। तो बार ने हम पर बार-बार एतमाद किया। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एक और क्वेश्चन आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक। आपको कभी शौक हुआ कि आप कोई एक्टिंग वगैरह करते? सियासत तो आजकल हो ही एक्टिंग गई है। हाँ, मैं वहीं रही थी। आप मेरा ख़्याल से मेरा माइंड रीड कर रहे हैं। देखें, हाँ, मैं वहीं रही थी। अब आजकल देखें, जब हमारे बड़े सियासत करते थे ना, हुँ। तो मेरे वालिद साहब, हमने देखा उस वक़्त वो तार वाला फ़ोन होता था, और 6 बजे के बाद कोई फ़ोन नहीं करता था, अच्छा। और मिलना जो होता था वो पहले मिलके बहुत रेयर होता था, बहुत इमरजेंसी होनी कि किसी ने आ जाना। तो अब तो आप हर वक़्त एक तो अवेलेबल हैं ठीक मोबाइल है। फ़ोन के ऊपर, और वो लोग रात को 3-3 बजे फ़ोन करके भी कहते हैं कि सो तो नहीं गए हैं। अच्छा। तो मतलब हम तो अब राउंड द क्लॉक वाला काम बन गया है। दूसरा,
आप चैनल्स पे जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं, वहाँ आपका मेकअप भी करते हैं, आपको बिठाते भी हैं आपसे, तो आधे एक्टर्स तो हम हो चुके हुए हैं। बट एक्टिंग का ऐसा फिल्में देखने का बहुत शौक है, अभी भी लेकिन है। अगर कभी मौका मिलता है तो कौन-सा कैरेक्टर करना चाहते हैं? जो आप बिल बेहतरीन कर सकते हैं आपको लगता है? हाँ, मुझे वेस्टर्न का बड़ा शौक है। मेरे पास मैं लुई लामूर एक बहुत बड़ा वेस्टर्न राइटर है, ठीक तो है। मैं दावे से कहता हूँ कि उसकी सारी कलेक्शन मेरे पास है। इसी तरह 2-3 जो वेस्टर्न्स लिखते थे, तो शायद अगर एक्टिंग में आता तो मैं क्लिंट ईस्टवुड को फॉलो करता। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। पाकिस्तान कितना फिरे? बहुत। बहुत फिरे। सबसे खूबसूरत जगह कौन-सी लगी आपको? पाकिस्तान का चप्पा-चप्पा खूबसूरत है। आप सहराओं में चले जाएँ, जो वहाँ पे सेरेनिटी है, जो वहाँ पे सुकून है, जो वहाँ के लोगों का सादापना है। अच्छा, पाकिस्तानी आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ बड़े सादे हैं हाँ। और बड़े मुख़लिस हैं, बड़े मेहमान नवाज़ हैं। आप पहाड़ों में चले जाएँ, वो एक अलहदा कल्चर, एक अलहदा आप दरियाओं में चले जाएँ, आप समुंदर पे चले जाएँ, आप सहराओं में चले जाएँ, तो हर जगह का एक अलहदा कल्चर है, अलहदा खूबसूरती है। तो मैं तो बहुत, अब तो ख़ैर टाइम इस तरह नहीं मिलता। मैं जब स्टूडेंट था, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था, जो हम मोटर बाइक्स के ऊपर हम दर्रा खुंजराब, चाइना तक के बॉर्डर तक गए और हम जब इसी तरह हमने ज़बरदस्त। मैंने कुछ बाहर भी इस तरह के ट्रिप्स किए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे ग्वादर, जब अभी ये बात कर रहा हूँ मैं लेट 80s की, तो ग्वादर तक हमने ट्रिप किया और इस तरह के लातादाद ट्रिप्स जो हैं वो हम किया करते थे और बड़ा एंजॉय किया करते थे। अच्छा, इस तरह की लाइफ़ भी गुज़ारी है आपने, मोटर बाइक्स वाली? मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ और मेरे भी जज़्बात हैं। सही, सही। अच्छा लगा ये जान के कि आप मोटर बाइक पे जो है वो सफ़र करते रहे हैं और इतना जो है ना आपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है। एक और सवाल ऐसा जो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इमरान खान की कोई एक ऐसी खूबी, कोई ऐसी सलाहियत जो इसको आप दिल में सहराते हो? आपको मैं बताऊँ कि मैं इमरान खान का ना इमरान टाइगर भी रहा हूँ। अच्छा। मैं उसके लिए फंड्स इकट्ठे करता रहा हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं समझता था कि ये जो काम कर रहे हैं ना, अगर फिर उनका दिमाग पॉल्यूटेड होता गया, क्योंकि हुँ। मैं उनके साथ काफ़ी क्लोज़ रहा हूँ। ये आपको शायद अचंभे की बात लगेगी, लेकिन आशिक़ कुरैशी साहब होते थे, मेरे बहुत बड़े मोहसिन थे और मेरा उनसे बहुत प्यार था। उनके घर में हमने रेगुलर इकट्ठे होना, जो फंडिंग करनी वो इमरान खान साहब को देनी, उनसे के साथ खाने खाने, और ये फंडिंग शौकत खानम की थी। शौकत जी, खानम के लिए करते जी। थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो कहानियाँ निकल कर आई ना, जिस तरह उन्होंने अपनी फैमिली को ही बोर्ड पे डाल दिया, तो हम ये समझते थे कि शायद ये मुख्तलिफ इंसान है और इनके साथ लग के हम चीज़ों को, तो लेकिन जब उनके अंदर वो कुछ वाइसेस देखी, क्योंकि मैं था पास, तो और उनके इर्द-गिर्द का जो टोला देखा, जो इंतहाई खुदगर्ज़ और वो अपने से आगे ना सोचने वाला, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत बड़ा मौका दिया था। हुँ। वो आज अब्दुस्तार ईदी से बड़ा नाम होते, वो आज मतलब एजुकेशन सेक्टर में और बाकी रिफ़ॉर्म्स में बहुत बड़ा नाम होते, लेकिन वो फिर ज़ाती जो उनकी चीज़ें थीं, वो हावी हो गईं और उसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत बड़ा हुआ। अच्छा लगा ये सुन के कि आपने सच बोला। देखें, मैं सारी ज़िंदगी, अल्लाह का फ़ज़ल है कि जो मैंने किया वो मैं बताऊँगा। हुँ। आपको लगता है तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून इनके ताल्लुकात कभी आपस में बेहतर हो जाएँगे? मैं एक सियासी आदमी हूँ। मैं हमेशा जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाला इंसान हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करने वाला इंसान हूँ, मैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाला इंसान हूँ। इंडिया और पाकिस्तान ने इतनी जंगें लड़ी, उसके बाद हमेशा बैठकर डायलॉग होता है। बांग्लादेश बना, आज बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं और पाकिस्तान के साथ चलना है। जो दिमाग उधर पॉल्यूटेड किए गए थे, वो गलत स्ट्रेटजी थी। हाँ, नई स्ट्रेटजी बनानी है। कहने का मकसद ये है कि किसी भी जगह पर आप हों, आगे बढ़ने के लिए आपको डायलॉग करना पड़ता है। राइट। मैं लॉयर हूँ, कत्ल के मुकदमात होते हैं, एक दूसरे के कत्ल किए होते हैं, लेकिन एट द एंड बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, डायलॉग करना पड़ता है और किसी ना किसी जगह पहुँचा जाता है।
तो बेसिकली जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा गुना है ना, वो उन्होंने एक इस तरह की डिवीज़न की कि माशरे को डिवाइड करके रख दिया, ख़ानदानों को डिवाइड करके रख दिया, मुसलमान और काफ़िर की जंग बना दी कि ये अगर दूसरी जमात में है तो ये करप्ट भी है, ये गलत भी है, और मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मैं, मतलब वो कहते हैं ना, दूधों नहाता हूँ और मुझे मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। जबकि देखें इतने बड़े-बड़े स्कैंडल्स निकल कर आए, लेकिन वो जिसका स्कैंडल निकल कर आता है वो कहते हैं कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ, तो कहने का मतलब ये है कि एट द एंड होना डायलॉग ही है। मैं तो बरमला, मैं टॉक शोज़ पे बहुत कम जाता हूँ, और इसलिए नहीं जाता कि वहाँ पे हासिल कुछ नहीं होता। मैं तो हर जगह पर कहता रहा कि जो 9 मई था, वो एक पाकिस्तान से गद्दारी थी। हुँ। जो फिर 26 को किया गया, वो भी पाकिस्तान से गद्दारी थी, पाकिस्तान के अदारों पर हमले करने की। ये अभी जो बन्नू में बम धमाके हुए हैं, ये पाकिस्तान की रियासत पर हमला था ना, तो पाकिस्तान की रियासत पर हमले की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। तो पीटीआई जिन लोगों ने ये काम किया था, उससे अपने आप को डिस्टेंस करे और माफ़ी माँगे उसके ऊपर, और उसके बाद सियासत करना हर पाकिस्तानी का राइट है। सियासत के प्लेटफ़ॉर्म पे चलना हर पाकिस्तानी का राइट है। लेकिन एक रेड एरिया है, एक रेड लाइन है, वो हमारी अफ़वाज है। ये लोग जो सरहदों पे खड़े होके अपनी जानों का नज़राना देते हैं, आज आप जो महफूज़ बैठे हैं, आज ये कुछ जो कुछ बन्नू में हो रहा है, अगर खुदा ना ख़ास्ता इस्लामाबाद में शुरू हो जाए, पंजाब में शुरू हो जाए, सिंध में शुरू हो जाए, बलूचिस्तान में हो रहा है, केपीके में हो रहा है, तो आज इन लोगों की कुर्बानियों को हमें मानना होगा। आज इनके बच्चे, जब इनकी लाशें इनके घरों में जाती हैं, तो इनके बच्चों पे क्या गुज़रती है? तो और फिर दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे खड़े होके कहना कि ये गाज़िब हैं, ये भई गाज़िब तो तब थे, मैं तो बड़ा ओपन कहता हूँ कि जब मुशर्रफ था, जब मार्शल लॉ था, तब तो आप उसके साथ खड़े थे, तब तो आप उसके रेफ़रेंडम की हिमायत कर रहे थे, तब तो जब बाजवा साहब ने अच्छा किया या गलत किया, आप कहते थे कि आर्मी चीफ़ कौम का बाप होता है, तो आप वक़्त आने पर बाप बदल लें तो आपका तो एतबार ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डायलॉग करना पड़ेगा इन्हें। और हम डायलॉग करने को तैयार हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान में अगला इलेक्शन जब आएगा, अवाम आज़ाद है, जिसको मर्ज़ी वोट दें, वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर आना चाहिए। अगर इस पाकिस्तान के अंदर हम बेहतरी चाहते हैं, तो किसी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर नहीं, किसी मज़लूमियत की बुनियाद पर नहीं। मैं तो बड़ा बरमला कहता हूँ कि जो 90s के इलेक्शन हुए, कभी बेनज़ीर साहिबा मज़लूम, कभी नवाज़ शरीफ साहब मज़लूम। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर 90s में ही इलेक्शन होते, तो आज कौम कहीं और खड़ी होती। चलो हम सबक सीख लेते, 2008 की असेंबली बनी मार्शल लॉ के बाद, हम वहाँ पे सबक सीख लेते, कारकर्दगी की बुनियाद पर कौम ने वोट दिया 2013 में, आपने 2018 में मोड़ के रख दिया। आरटीएस को बिठा के आपने जो काम किया, आज उसकी सज़ा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाहूँगा कि एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए कानूनदान और एज़ ए सियासतदान, जो मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि थोड़ी बहुत सूझ-बूझ रखता है, एट द एंड डायलॉग ही होना है, लेकिन उसके लिए पहले इनको कौम से माफ़ी माँगनी पड़ेगी। ठीक है। कौम से माफ़ी माँगना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। आपने जिस तरह हमले किए रियासती इदारों पे, आपने जिस तरह पूरी दुनिया में देखें, पहले ये मान लें कि आपने गलती की। आप कहना ये चाहते हैं। देखें अमेरिका के अखबारात और चैनल्स पे क्या चलता है? एटमी कुव्वत पाकिस्तान के फ़ौजी अदारों पर हमले हो गए। जिस मुल्क की फ़ौज महफूज़ नहीं है, वहाँ पर एटमी असासे कैसे महफूज़ होंगे? अब ये लैंग्वेज किसकी है? ये पाकिस्तानी की तो नहीं हो सकती, ये तो किसी इंडियन हमारे मुखालिफ या इसराइली हमारे मुखालिफ या वो लॉबी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती, उसकी हो सकती है। तो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बिल्कुल सियासत करें, बिल्कुल सब कुछ करें, बदतमीज़ी ना करें और रियासती अदारों को एहतराम को मलूज़ खातिर रखें। सर कोई लास्ट मैसेज आज के एपिसोड का? हाँ, आज का मेरा मैसेज एक यही है कि मैंने तो फ्रैंकली, जिस तरह आप भी काम करती हैं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, मैं आपका और आप जैसे लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ। और चूंकि हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो पाकिस्तान की यूथ को मेरा ये पैगाम है कि आप लोग अपने, ये मैं हर जगह कहता हूँ कि आप लोग अपने साथ सिंसियर हो जाएं, क्योंकि जो अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, वो किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आप अपनी ज़िंदगी बनाने के बारे में सिंसियर हो जाएं, और अगर वक्ती तौर पर नाकामियाँ मिलती हैं तो इससे घबराना नहीं है,
बार-बार मेहनत करें। ये हर दीन का हुक्म है, खाली इस्लाम का नहीं। हर दीन जो है वो इस बात की जो है तबलीग करता है कि आपने हार्ड वर्क करते रहना है, नीयत के साथ काम करना है, ईमानदारी से काम करना है और नीयत को फिर कहूँगा साफ रख के काम करना है। आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू।